Let's start with the binomial theorem, lecture number 8. In this question, in this part, we are going to find the term independent of x. Independent of x, that is coefficient of x raised to 0. Coefficient of x raised to 0 we are going to find out. The procedure is identical to lecture number 7, what we did over there. Now we find just equated with the power of x given in the question, and we got that r, and that r should be the natural number. So we will do the same procedure. Let's move on to first question. ओके, सो एज यूजुअल सबसे फेमस क्वेश्चन, मैंने बोला ना ये 5 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है 2013 से लेके 2022 तक 23 तक, 5 बार पूछा गया और आई डोंट थिंक इतनी बार कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो x प्लस 1 है, उसे लिखना है x रेज टू 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फिर ये हो जाएगा x रेज टू 1/3 प्लस 1, x रेज टू 1/3 का स्क्वायर माइनस x रेज टू 1/3 प्लस 1, जो बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब x माइनस 1 को लिखना है रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1, और साथ ही साथ जो x माइनस एक्स रेज टू हाफ लिखा है ना, उसे x कॉमन लेना है। जैसे ये हो गया x और ये हो गया रूट एक्स, तो इसे अगर रूट एक्स का स्क्वायर लिख दिया जाए तो गलत नहीं है। रूट एक्स कॉमन लेने के बाद रूट एक्स माइनस 1 बचेगा। ओके, तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, तो ये जो चीज है यहाँ पे x रेज टू 1/3 प्लस 1, x रेज टू 2/3 माइनस x रेज टू 1/3 प्लस 1, x रेज टू 2/3 माइनस x रेज टू 1/3 प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स कॉमन लेने के बाद रूट एक्स माइनस 1 होल रेज टू 10। यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, देयरफॉर ये हो गया x रेज टू 1/3 प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल रेज टू 10, x रेज टू 1/3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस x रेज टू माइनस हाफ रेज टू 10। तो अब मेरे पास कुछ ऐसी चीज है कि x रेज टू 1/3 माइनस x रेज टू माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ माइनस हाफ होल रेज टू 10, इसका हमको कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक गलती हुई, यहाँ पे प्लस बच गया था, हमने माइनस लिखा, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जगह है टी आर प्लस 1 अप्लाई कर दिया, टी आर प्लस 1 10 CR x रेज टू 1/3 रेज टू 10 माइनस r और x रेज टू माइनस हाफ रेज टू r, टी आर प्लस 1 इक्वल टू 10 CR x रेज टू 10 माइनस r/3 और माइनस r/2, therefore tr plus 1 10 CR x रेज टू, अब एलसीएम लेते हैं 20 माइनस 2r माइनस 3r, सो 20 माइनस 5r/6। अब r इक्वल टू 4 रख देते हैं,
ओके। अच्छा, एक और गलती की है, जो यहाँ का माइनस लिखना भूल गए। तो ये छोटी छोटी गलतियां अगर होंगी ना, तो क्या होगा मालूम है, यहाँ का ओ माइनस यहाँ मत लिखो, -1/r। फिर आंसर पे फर्क तो जरूर पड़ेगा। फिलहाल आर तो एक इवन नंबर आ गया, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। T5 फिफ्थ टर्म इज 10c4 x⁻0 -1/0, 10 9 8 7 divided by 4 3 2 1, 4 3 4 2 जा 8, 3 3 जा, so it is going to be 210. so answer is 210. तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। इनफैक्ट जो बच्चे ने इसको किया है वो कहता है कि हाँ सर रियली। अच्छा हाँ, मुझे याद है 2013 में जब मैं इसका सोल्यूशन बना रहा था, तो स्टार्टिंग में मैं भी फंबल कर गया। मैं भी कहा कि यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर ध्यान से जब मैंने देखा तो मुझे याद आया, मुझे हार्डली 2 मिनट के बाद क्लिक हो गया कि अच्छा ये तो a² माइनस ab+b² जैसा है, इसका मतलब a³ + b³ लगेगा यहाँ पे। तो इसमें बहुत ध्यान से देखोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। x/cos θ प्लस 1/x sin θ होल रेज़ टू 16। चलो जी, L1 इज द लीस्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। पहले तो इंडिपेंडेंट ऑफ x 16 CR x/cos θ⁻16 और 1/x sin θ⁻, जो आगे जाके 16 CR x⁻16 cos θ⁻16 1/r छोड़ देते हैं, x⁻r sin θ⁻r, जो आगे जाके सिंप्लीफाई करने पे TR+1 16 CR x⁻, देखो लॉ ऑफ इंडाइसिस इन दोनों के बीच में लगेगा, 16 - 2r, और यहाँ पे 1/cos θ⁻16 - r और sin 1/sin θ⁻r, ऐसे हो जाएगा। अब इंडिपेंडेंट टू बी इंडिपेंडेंट 16 - 2r का 0 होना कंपलसरी, यानी r का 8 होना कंपलसरी। तो इंडिपेंडेंट टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है 16c8 x⁻0 तो लिखना नहीं है, 1/cos θ⁻8 इंटू 1/sin θ⁻8, ऐसे आ गया। जैसे 16c8 cos θ प्लस sin θ होल रेज टू, सॉरी, cos θ इंटू sin θ होल रेज टू 8 भी कह सकते हो, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो यानी 2⁻8 से, तो दिस बिकम 16c8 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻8, नीचे हो जाएगा sin 2θ⁻8। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, बिकॉज sin 2θ क्या होता है, 2 sin θ cos θ, तो sin θ cos θ क्या होता है, sin 2θ/2, बस मैंने यहाँ पे वही डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे जो रेंज है उसे हम देखते हैं। यहाँ पे पहला रेंज थीटा का दे रखा है, थीटा दे रखा है -π/8 से लेके +π/4 तक के बीच में। अगर थीटा दे रखा है तो 2θ कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/4 से लेके π/2 के बीच में। और साइन का अगर ग्राफ याद है ना, तो साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है, इस रेंज में ऐसे इंक्रीज करता चला जाएगा। π/2 पे आने के बाद मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा लीस्ट आएगी। तो L1 इज द लीस्ट वैल्यू, सो π/2 पे तो आ रही है, तो ये तो L1 की जो वैल्यू हो गई वो तो हो गई 16c8 इंटू 2⁸/1। और जो L2 है उसके लिए हमें रेंज देखना है। चलो अगर x इस रेंज में है, ठीक है, अगर x इस रेंज में है
इसे एक्स नहीं थीटा कहा जाएगा। थीटा अगर इस रेंज में है, गलत दिया है, थीटा अगर इस रेंज में है तो इसका डबल ले तो पाई/8 से पाई/4। पाई/8 समझो कहीं यहाँ पर होगा 15 डिग्री, ठीक है ना। पाई/8 कितना होता है, नहीं सॉरी 22.5, और पाई/4 ऐसे कहीं आगे 45 डिग्री। इस रेंज में ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे देगा, एंड पे देगा, पाई/4 पे। L2 निकालने के लिए यहाँ पे पाई/4 डालना पड़ेगा, 16C8 2:8, पाई/2 थीटा की वैल्यू जो है पाई/4, दैट इज 1/√2 का पावर 8, सो 2 का पावर 4, 16 इंटू 16C8 2:8। अब L2/L1 की अगर मैं बात करूं, L2/L1, अच्छा कोई बच्चा कहे नहीं सर नहीं समझा, तो नहीं समझा तो सुन लो। sin 2 थीटा का ग्राफ बता रहा हूं तुमको। देखो साइन का ग्राफ तो ऐसे ही होता है। अच्छा ये ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ग्राफ कोई फर्क नहीं। नॉर्मली कैसा होता है, जब 2 थीटा लेते हो ना, ये जो एंगल्स होते हैं ना उनको डिवाइडेड बाई 2 करना है। जैसे पाई/2 नॉर्मली होता है, अब पाई/2 का भी डिवाइडेड बाई 2, पाई/4 ये 0 होता है, ये पाई होता है, तो अब ये पाई/2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ माइनस, अच्छा पाई/8 टू पाई/16 कहाँ होगा, पाई/8 टू पाई/4, पाई/8 टू पाई/4 यही कहीं होगा, है ना। पाई/8 टू पाई/4, नहीं क्या था, उसे देखते हैं। ओके, पाई/8, ये तो पाई/2 गया ना, हाँ। पाई/8 टू पाई/4, फिर एक बार देख लेते हैं। 2 थीटा, अच्छा तो 2 थीटा की बात करें ना, 2 थीटा को हमको पाई/4 तक लेके जाना है, बरोबर ना। ये देखो, अगर थीटा हमारा पाई/16 से लेके पाई/8 तक है, तो 2 थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई/8 से लेके पाई/4 तक। तो साइन ऑफ, अगर 2 थीटा की बात करें, 2 थीटा की, तो 2 थीटा पाई/8 समथिंग यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये क्यों गड़बड़ा रहा है, हाँ पाई/4 डालेंगे तो पाई/2 जैसा बिहेव करेगा। ओके पाई/4 डालेंगे, तो पाई/8 डालेंगे, पाई/16 है ये, और ये पाई/8 है। तो अब पाई/16 पे ये लोअर वैल्यू देगा, पाई/8 पे ये हायर वैल्यू देगा, है ना। अरे इस बीच में ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो हमें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में चाहिए, क्योंकि देखो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन उतनी ही कम आएगी, लीस्ट आएगी। तो वही चीज मैंने बताया, तो ये आ गया। अब L2/L1 ले लो, तो सारी चीजें तो सेम है यार, एक 16 अलग आ गया, 16:1। अच्छा, अब इसमें एक बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बोलेगा सर आधा तो समझा, आधे के बाद क्या। देखो एक तो sin 2 थीटा मेन है, और दूसरा क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ देखने आना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ये दोनों रेंज जो दिए गए थे वहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग स्टेट में था, तो उसके एंड पॉइंट पे ही हाईएस्ट वैल्यू आती थी। देख लो अच्छे ढंग से समझ लो। Okay, alpha cube plus beta square equal to 4. Then the maximum value of the independent term of x in the binomial expansion is 10k. Then k. Okay, so पहले तो इंडिपेंडेंट टर्म बोल दिया 10 CR अल्फा x⁻⁹ और बीटा x⁻⁻⁴R। अब हम इसे अलग कर लेते हैं, 10 CR अल्फा⁻⁻R x⁻⁻⁴/9 बीटा⁻R x⁻⁻⁴/6। अब 10 CR अल्फा⁻⁻R बीटा⁻R x⁻⁻⁴/9 -R/6। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 CR अल्फा⁻⁻R बीटा⁻R x⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 हो जाएगा 3 से, तो 20 -5R/18 हो जाएगा।
और इंडिपेंडेंट करने के लिए वो इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 4 लेना है। तो ये आ गया 10c4 अल्फा रेस टू 6 बीटा रेस टू 4 आ गया। ये आ गया इंडिपेंडेंट टर्म एंड विच इज इक्वल टू 10k। ठीक है, बट पंगा आ गया फिर से, ये इनटू में आ रहा है, ये इस तरह दे रखा है प्लस में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म, तो मतलब ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ, एक चीज किया जा सकता है, एम जी एम लगाया जा सकता है। जैसे मैंने कैसे लिया, लेट x1 इज अल्फा क्यूब एंड x2 इज बीटा स्क्वायर, है ना। देयरफॉर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो am क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर होल अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, बरोबर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अल्फा क्यूब यहाँ पे डाल देते 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आपको 2 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। पहले तो रूट जाने के लिए स्क्वायर करोगे, ठीक है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू स्क्वायर में आएगी अल्फा रेस टू 6 बीटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16 है। तो मतलब यहां से एक चीज की जा सकती है कि ये वैल्यू को हम 16 पुट कर दे, देयरफॉर 10k इक्वल टू 10c4 10 9 8 7 अपॉन 4321 इनटू इसकी वैल्यू आ गई 16, तो 10 10 से चला गया, 4 2 जा 8 से चला गया, 3 3 जा 9 से चला गया, 21 इंटू 16 21 इंटू 16 16 1 जा 16 1 कैरी किया 32 एंड 33 336। इज इट देयर, यस वी गॉट द आंसर। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें एम जी एम की जरूरत पड़ गई। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू ने, अच्छा मैं इधर आके ट्रैप हो गया था, मैं बोला यार ये कैसे सॉल्व होगा, ये थोड़ा मेरे को पिंच कर रहा था, फिर मुझे याद आया अच्छा प्लस दिया है मैक्सिमम बोला है, तो एम जी एम मेथड ट्राई कर सकते हैं। टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9cr 3/2 एक्स स्क्वायर रेस टू 9 माइनस आर और -1/3x रेस टू आर, हमने ये कर लिया। बोलता है जो टर्म इंडिपेंडेंट है ना उसकी वैल्यू k है, तो इसको इंडिपेंडेंट पहले बना ले, 9cr 3/2 रेस टू 9 माइनस आर x रेस टू 18 माइनस 2r -1 रेस टू r डिवाइडेड बाई 3 रेस टू r and x raised to r, so 9cr 3/2 raised to 9 minus r, चाहे तो 3 raised to r भी माइनस r कर लो, -1 raised to r x raised to 18 minus 3r, बरोबर। अब इंडिपेंडेंट करने के लिए ये r है, ये r है, ठीक है, लेट अस क्लियरिफाई इट। r इक्वल टू जैसे आप 6 डालते हो ये टर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू के 9c6 3/2 रेस टू 3 एंड 3 रेस टू -6 -1 रेस टू 6, 9c6 मतलब 9c3 के बराबर 987/3 फैक्टोरियल 3 2 1, ये 3 का क्यूब 2 का क्यूब 1/3 रेस टू 6। अब देखो क्यूब और ये गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक 3 बचेगा, क्योंकि 5 हो गया ना, 5 और ये 6, 8 के लिए इससे निपटा देते हैं, तो ये आ गया k इक्वल टू 7/18, देयरफॉर k इक्वल टू 18k इक्वल टू 7, तो हियर वी गॉट द आंसर 7। किसी को कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो पूछो। देखो इंडिपेंडेंट एक जैसे क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। देखो अपनी क्लास का मेन एम क्या है,
हम इतने ज्यादा न्यूमेरिकल करें कि चीजें हमें माइंड में सेट हो जाए। बेसिकली आप जिस कोचिंग क्लास में जा रहे हो या जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, सारे अच्छे हैं। देखो मुझसे कोई कहे कौन बुरा है कौन अच्छा है, सारे के सारे अच्छे, कोई बुरा नहीं है कोई अच्छा नहीं है। लेकिन सबके पास टाइम लिमिटेशंस होती हैं कि भैया ये चैप्टर हमें 10 घंटे में खत्म करना है। हमने इसको टाइम लिमिट नहीं डाला, हमने सोचा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में बिलीव करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं इसको पर डे 1 या 2 लेक्चर देखें। ठीक है, रात को सोते समय एक बार देख लें। ठीक है, और फिर दोपहर में टाइम मिले कॉलेज में तो फिर एक बार देख लें। तो 2 लेक्चर भी अगर आप कवर करते हो टॉपिक बहुत थरोली कवर होगा। कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, फिर वही चीजें करनी है, TR+1। इसलिए आप जितनी बार लिखोगे, आप याद रखो जितनी बार लिखोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। हमारी क्लास का प्राइम मोटो है एज मच एज यू आर गोइंग टू राइट दैट मच यू आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, ये हमने डाल दी 10CR-K⁻² X⁻10 - R/2 अपॉन X⁻²R। बच्चों जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे का फंडा अप्लाई करो लाइफ में। पर डे कुछ नहीं तो भी 100 क्वेश्चन के करीब तीनों सब्जेक्ट मिला के सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। क्योंकि देखो ये जितने भी कॉम्पिटिटर्स है ना, किसी एक छोटी सी एरिया से नहीं है, ऑल ओवर द इंडिया के हर एक रीजन से है। इनफैक्ट कुवैत वाले अगर भी है, NRI कोटा भी चलता है यहाँ पे। तो प्लीज आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा होने की वजह से अब आपको मेहनत ज्यादा करनी है। ओके, फाइनली यू अंडरस्टूड हाउ आई डिड दिस कैलकुलेशन। R = 2, ताकि 5 × 2 10 हो जाए और ये सब 0 हो जाए। तो द थर्ड टर्म इज 10C2 - K⁻², एंड ये हो गया X⁻0। दिस इज गोइंग टू बी 405। 10C2 इज 10 × 9/2 × 1। ठीक है, × K²। अब देखो ये इससे काटोगे तो ये 5 आएगा, ये सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, और ये तो 9 एज इट इज रहेगा। अब इसको काटोगे 9 5 या 45 से कट जाएगा तो 9 जा आता है। ठीक है, या 5 से काटो तो 81, देन 9 से काटो तो 9। K = +- 3, क्योंकि मॉड के पूछे इसलिए आंसर इज 3। ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 1 रिफर कर लो। ओके, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल इज 180। अच्छा केयरफुल रहना, देखो यहाँ पे स्मॉल r यूज किया है, तो अगर गलती से आपने भी स्मॉल r यूज किया, अभी मैं जो TR+1 लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, इट्स 10CR 2x²2x⁻r⁻10 एंड 1/x²⁻r। बरोबर। अच्छा ये कौन सा आर हमने लिख दिया, ये तो गलत आर है ना। आर ये नहीं, तो अगर तुमने स्मॉल r लिख दिया तब तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तब तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, अलग सा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे r, क्योंकि n 10 है तो 0 1 2 3, ये याद रखना है टिल 10। ठीक है, n से बड़ा r नहीं होता है। अब इंडिपेंडेंट कहते हैं। अच्छा कोई बोलेगा आपने ये क्यों लिखा है, तो देखो मुझे ना बहुत सारी चीजें दिखी, इसलिए मैंने सोचा कि रेंज लिख के याद कर लेते हैं। देखो यहाँ पे r जैसे 2 टर्म दिख रहे हैं, 10⁻⁻r अपॉन X⁻²R। ठीक है, 10CR 2⁻10 - R X⁻10 - R सॉरी से एडिट कर देते हैं, 10R - RR - 2R। अब इसको लेना है 0, 10R - RR - 2R, इसे लेना है हमें 0। अगर हमने इसको 0 ले लिया
तो फिर ये वैल्यू हमारी 180 के बराबर हो जाएगी। 180 इक्वल टू 10 CR इंटू 2 रेज टू 10 - R। सो अगर मैं यहां से कुछ नंबर रख के ट्राई करूं, तो यहां से कुछ नंबर रख के मैं ट्राई करूं कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ओके, कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, सोचो। देन द वैल्यू ऑफ आर। ओके चलो यहां से ना ट्राई करते हैं आर का जो वैल्यू मेरे पास है 180 लाने की। तो अच्छा, ये तो मुझे मालूम है 45 आते ही वेन आर इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन किया था। आर इक्वल टू 2, तो ये 10 C2 इंटू 2 रेज टू 8 हो जाएगा। ये 2 रेज टू 8 बड़ा हो जाएगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव है आर इक्वल टू 8 रखते हैं, बिकॉज आर इक्वल टू 8 ना इसको 10 C8 बनाएगा, और ये इंटू 2 रेज टू 2 हो जाएगा। 10 C8 इज सेम एज 10 C2 इंटू 4। ये हो गया 45 इंटू 4। ओके, 180। तो देयर फोर आई कंक्लूडेड दैट कि आर इक्वल टू 8 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, जब ऐसे स्ट्रक हो जाओ तो आर के रेंज से क्वेश्चन जाओ। अगर आर इक्वल टू 8 कर रहा है तो 10 इंटू आर -8R -16 इक्वल टू 0। तो 10 में से 2R इक्वल टू 16, तो R इक्वल टू 8। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया ये। आई होप तुमको समझ में आया कि सर ने क्या किया। सर ने क्या किया कि देखा भाई ये तो इंडिपेंडेंट टर्म है, इसके इसके बराबर लाना है। तो फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 रख के देखो। देखो मेरे माइंड में जीरो तो था ही नहीं, क्योंकि ये 2 रेज टू नंबर काफी बड़ा हो जाता है। ये नंबर छोटा होना चाहिए, इसलिए मैंने उल्टे तरीके से ट्राई किया है। और जहां तक मुझे याद था 10 C2 45 होता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन में अप्लाई भी किया था। डन, ये भी हमने पहले किया है, एक बार देख लेना। तो मैंने जैसे आपको कहा था ना कि ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार आता है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फिर वही चीज TR+1 10 CR x cos साइन अल्फा रेज टू 10 - R। ठीक है, E cos अल्फा अपॉन x रेज टू R। अब ये हो जाएगा 10 CR x रेज टू 10 - R साइन अल्फा रेज टू 10 - R x रेज टू R e रेज टू R cos अल्फा रेज टू R। ये हमने प्रॉब्लम किया अभी, आपको याद होना चाहिए। अभी जस्ट पीछे एक सेम प्रॉब्लम किया, 10 - 2R साइन अल्फा रेज टू 10 - R cos अल्फा रेज टू R और ए रेज टू R। दिख रहा है R इक्वल टू क्या डाल दे, 5 डाल दें। तो R इक्वल टू 5 हमने डाल दिया, तो दिस बिकम 10 C5 x रेज टू 0 साइन अल्फा रेज टू 5 cos अल्फा रेज टू 5 2 रेज टू a रेज टू 5 एंड दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये देखो यहाँ दे रखा है, जो 10 C5 ही है यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा होल रेज टू 5 a रेज टू 5 इक्वल टू 1। अब दोनों साइड 2 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर मेरा ये वाला टर्म तो 2 रेज टू 5 ए साइन 2 अल्फा रेज टू 5 और ए रेज टू 5 ऐसे हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए तो फिर साइन 2 अल्फा का ग्रेटेस्ट होना जरूरी है। ओ सॉरी, डिवाइड में जाएगा ना, तो डिवाइड में जाएगा तो लीस्ट होना जरूरी है। एक मिनट एक मिनट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म। अच्छा हाँ,
अब कंपेयर कर रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट होने के लिए साइन टू अल्फा का ग्रेटेस्ट होना जरूरी है। टेक द ग्रेटेस्ट साइन, साइन की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, 2 रेज टू 5 इक्वल टू a रेज टू 5। ठीक है, देयर फोर a रेज टू 5। ठीक है, ग्रेटेस्ट। आप इधर मत देखो, आप इधर इस साइड मत देखो, आप इधर ही देखो। बोला इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट करो, ग्रेटेस्ट करो मतलब साइन टू अल्फा की वैल्यू बड़ी से बड़ी ले लो। ठीक है, तो दैट इज a इक्वल टू 2। वी गॉट द आंसर। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि, क्या कहता है भाई, ये इंडिपेंडेंट टर्म है, टी आर प्लस 1 लगाया, 12 CR x/4 रेज टू 12 माइनस आर, 12 x/4 रेज टू 12 माइनस आर माइनस 12/x² रेज टू आर। बरोबर। तो ये हो गया 12 CR x/12 माइनस आर बाई x/2r, और माइनस, सॉरी, -12 रेज टू आर, -12 रेज टू आर अपॉन 4 रेज टू 12 माइनस आर। सो 12 CR x/12 माइनस 3r माइनस 12 रेज टू r 4 रेज टू 12 माइनस आर। तो r इक्वल टू 4 डाल देते हैं, दैट बिकम 12C4 x/0 माइनस 12 रेज टू 4 4 रेज टू 8। अब ये वैल्यूज दी गई है, 3 रेज टू 6 4 रेज टू 4 इंटू के, देन इट इज 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 3 2 1 एंड 12 रेज टू 4 एंड 4 रेज टू 8। इसको इससे काटा तो 4 रेज टू 4 आ जाएगा, इसको यहां से उड़ा दिया, 3 रेज टू 4 आ जाएगा, और ये 3 रेज टू 4, ये 4 रेज टू 4 का मल्टीप्लाई 12 रेज टू 4 देगा, ये चला गया, ये बचा, ये 12 यहां से भी चला गया। ओके, अब क्या बच गया, 220, एक मिनट, 110, ये बच गया डिवाइडेड बाई 3। 110 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है भाई? कहीं से कैंसिलेशन में हो गया प्रॉब्लम। लो, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये है 3 रेज टू 6 4 रेज टू 4 टाइम्स ऑफ के, ये है 12C4 12 11 10 9, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1 माइनस 12 रेज टू 4 मतलब 12 रेज टू 4 4 रेज टू 8। अब ये इसको काटा, 4 रेज टू 4 है ना, 4 रेज टू 4, और मुझे आया 4 रेज टू 8, बरोबर है। तो ये तो 4 रेज टू 4 बचेगा, इस 9 ने इसको काटा तो 3 रेज टू 4 बचेगा, 3 रेज टू 4 इंटू 4 रेज टू 4, 12 रेज टू 4 कट गया, 4 3 जा 12 कट गया, 2 5 जा, यस। सो वी आर गेटिंग k इक्वल टू 55। अब सही आ रहा है, पहले क्या था, इंटीजर टाइप था ना, तो 110 बाई समथिंग आ रहा था। तो अब आप अंदाज लगाओ कि कैसा है ये टॉपिक। काफी इजी है, काफी मजेदार है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और पैटर्न पकड़ के चलो, आपको आंसर डेफिनेटली आएगा। चलो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।